हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी 104 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। मैंने यहाँ पे सारे कुछ सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, कि दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है और आपका पेपर कल है। ठीक है, 29 तारीख को। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद आपको 3 चीज़ों में फ़ायदा होने वाला है। पहली चीज़, क्वेश्चन पेपर तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यानी कि ये पहली चीज़ तो ये होगी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व मिल रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो रिवीजन है वो आपका हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपने पढ़ा है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है कुछ कुछ मामलों में वो क्लियर हो जाएंगे। राइट। और तीसरी चीज़ जो सबसे मेन है वो है आपका एग्ज़ाम में आंसर्स कैसे लिखते हैं, वो भी आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है। क्योंकि नहीं पता होता है कुछ लोगों को कि ऐसा आंसर कैसे लिखे एग्ज़ाम में, जिससे कि हमारे पेज भी भर जाए और नंबर भी कम ना मिले, मतलब ठीक ठाक नंबर मिल जाए जितने हमने किए हैं। तो उसके हिसाब से मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे तरीका। अब शुरू करते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले आपका सवाल आता है सब फर्स्ट क्वेश्चन, और मैंने आपको पीवाईक्यू नहीं दिखाया। ये देखो, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है दिसंबर का। कोई भी चीटिंग नहीं है। 100 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर है। 400 शब्द आपको लिखने हैं 20 मार्क्स के लिए, और सभी क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं आपके। ठीक है। और पहला क्वेश्चन देखिए, आप अभी मूव करिए सब कुछ। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, भारत में राजनीतिक दलों के प्रकारों की चर्चा कीजिए, यानी कि कितने प्रकार के इंडिया में पॉलिटिकल जो पार्टी हैं वो आपको देखने को मिलती है, उसके बारे में सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, और आपको भी यही काम करना है, आपको एक इंट्रो जरूर लिखना है हर एक क्वेश्चन के बाद। जब क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको आंसर लिखने से पहले एक इंट्रो लिखना है। इंट्रो में आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वही लिखना होता है। ठीक है, ये आप देख लेना कि किस तरीके से मैंने लिखा है। यहाँ पे आपको सेम टू सेम नहीं लिखना है, जो आपको सही लगे, जो आपको याद रहे एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हो वो आपको लिखना है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं कि भाई बहुदलीय प्रणाली है इंडिया में। क्या है, कोई एक प्रकार का दल नहीं है, यहाँ पे दुनिया भर के दल आपको देखने को मिलते हैं। और फिर हम क्या बात कर रहे थे, हमारा जो आगे का जो प्रोसेस होगा वो होगा यहाँ से शुरू। मैं बताऊंगा कि भारत में कितने प्रकार की प्रणालियाँ हैं। ठीक है, दल जो है कितने प्रकार के हैं। तो मैंने बताया कि बहुदलीय प्रणाली, क्योंकि यहाँ पे कोई एक दल नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है। तो यहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा दल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें चाइना की या रशिया की, ठीक है, कोरिया की, तो वहाँ पे सिस्टम अलग है। ठीक है, वहाँ पे एक दलीय प्रणाली, वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा वहाँ पे कोई और दल नहीं है। ठीक है। तो इंडिया में और अमेरिका, इस इन जैसे देशों में जो है लोकतंत्र है, तो यहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा दल जो है आपको देखने को मिलते हैं। अब मैंने यहाँ पे सबको एक्सप्लेन किया है कि भाई राष्ट्रीय दल की पार्टियां भी है इंडिया में। ठीक है, राष्ट्रीय दल यानी कि इंटरनल जो है हमारे पूरे भारत में एक पार्टी, कुछ पार्टियां हैं जिनके नाम बड़े बड़े हैं, जैसे कि कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है। तो ये क्या है, ये राष्ट्रीय दल है। इनमें इनका जो है लगभग मोस्टली यानी कि 4 से ज़्यादा राज्यों में इनकी सरकारें हैं। ठीक है, सरकारें या इनकी पार्टी है, इनके पास एमएलए है वहाँ पे। ठीक है, कुछ राज्यों में, जिसकी वजह से ये राष्ट्रीय पार्टी इनको कहा गया है। ठीक है, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको, फैक्ट जो दिए हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। मैं बस आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते जाऊँगा, आपको समझना है उसको। और यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशंस होती है, किस चीज़ की शर्तें होती है कि कुछ जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी कैसे बन पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चुनाव आयोग है ये बताता है कि कौन कौन सी पार्टियों को हम राष्ट्रीय पार्टी कह सकते हैं। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी पार्टी के पास जब 2% सीटें होती है, लगभग, मतलब कि जो लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं उनमें 2% सीटें किसी पार्टी के पास होंगी, तो उसे हम राष्ट्रीय पार्टी कह सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय दल कह सकते हैं। और भी यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि 6% जो है हमारा लोकसभा का जो राज्यसभा के अंदर जो विधानसभा होती है वहाँ पे होनी चाहिए 6% सीटें, और 4% सीटें लोकसभा के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो भी पार्टी एक दल बन सकती है, राष्ट्र दल। ठीक है, और भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, और बाकी मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि भाई जो राष्ट्र दल की पार्टियां हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल भी ऐड करने होते हैं एग्जाम में। ये आपको याद रखना है कि आपको जहाँ पे मिले मौका वहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, और फ्लो चार्ट्स वगैरह भी बनाते रहना साथ साथ में। फ्लो चार्ट से आपके जो है आंसर्स आप कम लिखते हो, लेकिन ज़्यादा लगता है देखने में, अच्छा लगता है और टीचर को समझ में आता है। ठीक है,
देखने में दिक्कत नहीं होती, आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। वो कम नहीं करेगा नंबर, आपके ज़्यादा ही मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि आपने लिखा है सब कुछ, ठीक है? और पैराग्राफ में लिखने से टीचर को दिक्कत होती है पढ़ने में, इसलिए नंबर कम आते हैं, ये भी दिक्कत होती है। उसके अलावा राज्य दल, बेसिकली इस नाम से पता चल रहा है ये स्टेट लेवल के दल होते हैं, जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? जैसे कि टीडीपी और टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, एसपी सोशलिस्ट पार्टी और सीपीआई, आरजेडी, कुछ ये पार्टियां हैं, ये बिहार की आरजेडी पार्टी है, ठीक है? अभी फिलहाल में जो कि एनडीए गठबंधन के अंदर आपको देखने को मिली। अभी लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें आपको मिला था ये सब कुछ, ठीक है? तो रिजल्ट भी याद रखा करो थोड़ा बहुत, है ना? वर्तमान का जो जीके वगैरह है वो याद रखना चाहिए, ताकि दिक्कत ना हो, है ना? इन्फॉर्मेशन आपके पास होती तो अच्छा रहता है। उसके अलावा प्राकृतिक दल, सॉरी, पूंजीकृत पंजीकृत दल या पूंजीकृत दल, जो भी आप कह सकते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड जो पार्टियां हैं वो जो होती हैं, जैसे कि एक इंडिपेंडेंट जो व्यक्ति खड़ा होता है वो रजिस्टर करता है अपने आप को, ठीक है? इसमें कुछ कमियां भी हो जाती है, जैसे कि कह रहे हैं कि जो पार्टियां होती हैं ऐसी बड़ी छोटी मोटी जो पार्टियां होती हैं वो किसी बड़ी पार्टी में जाके मिल जाती हैं, जिसकी वजह से उनका जो अस्तित्व है वो लगभग खत्म हो जाता है और वो खुद को मतलब विलुप्त कर लेती है। उसके अलावा प्रमुख गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल, यानी कि जिनके पास कोई मान्यता नहीं है, जैसे कि राष्ट्रीय लोक दल। मान्यता मतलब ये पंजीकृत तो होती है, ये रजिस्टर्ड तो है, लेकिन इनके पास कोई मान्यता नहीं है। किस प्रकार की मान्यता? कि इनके पास कोई राष्ट्र दल या राज्य दल का कोई दर्जा नहीं मिला है, इसलिए गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है, इनको आप कह सकते हैं, दल कह सकते हैं। और बाकी और भी पार्टी है, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये जो है याद रखना, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए, आप लिख पाएँ कुछ पार्टियों के नाम, ठीक है? चाहे आप इसको शॉर्टकट में लिख के याद कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है, पर यही सही तरीका है याद करने का, जो है लिख के पूरा फिर आप याद करें। उसके बाद लुप्त और राज्य के गठबंधन, ये भी होता है। कुछ पार्टी जो होती है, जो छोटी-मोटी इंडिपेंडेंट पार्टियाँ होती हैं, वो गठबंधन कर लेते हैं किसी और सरकार के साथ में, किसी और पार्टियों में। बड़ी-बड़ी जो पार्टियाँ होती हैं, जो जीती हुई होती हैं, जो सत्ता में होती हैं, अपने फ़ायदे के लिए कि भाई कोई पद मिल जाएगा अच्छा खासा मंत्री-वंत्री का, तो वहीं पे वो अपने आप को बेच देते हैं। और कुछ पार्टी जो है, उनके विचार आपस में मिल नहीं खाते, तो वो लुप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है? उनका जो अस्तित्व है, वो ख़त्म हो जाता है। अस्तित्व को बचाने के लिए भी कुछ पार्टियाँ गठबंधन कर लेती हैं, ठीक है? जो छोटी-मोटी जो इंडिपेंडेंट जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका है, निर्जातीयता को परिभाषित कीजिए और चुनावी राजनीति पर इसके प्रभाव के बारे में बात कर रहा है, यानी कि निर्जातीयता की चुनावी जो राजनीति है उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन आपको निर्जातीयता का मतलब समझ में सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है कि भई निर्जातीयता का मतलब क्या होता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तरीके की भावना होती है, जो कि आप अपने सदस्य के जो होते हैं, जो हमारी फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे उनके साथ हमारी भावना होती है ना, वैसे ही सेम टू सेम ये भी होता है, राइट? इसमें क्या होता है, हमारी जो सेम संस्कृति के जो लोग होते हैं, जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया एक संस्कृति है, यहाँ पे बहुत सारे संस्कृति के लोग रहते हैं। तो अगर आप किसी और कंट्री में जाके उस हमारे इंडियन के साथ मिलोगे, तो आपको अच्छा लगेगा उससे मिलके, उसकी तरह बात करोगे, क्योंकि वो लैंग्वेज जो है हमारी बोलता है? ये भी होता है। जैसे कि राष्ट्र है, तो हम उसकी भावना रखते हैं, अपने देश के लिए अपनी एक अलग भावना होती है। क्षेत्रीय संस्कृति, यानी कि अपनी एक पर्टिकुलर राज्य या क्षेत्र जहाँ पे कोई पर्टिकुलर धर्म है, उसको हम फॉलो करते हैं, वंश है, भाषा है, ठीक है? और भी कारण इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें कहने का मतलब, हम अपने सगे संबंधों के साथ जैसे संबंध रखते हैं, जैसे भाव रखते हैं उनके बारे में, वो यहाँ पे निरजाता का मतलब कह रहा है। अब बात करें इसकी जो पॉलिटिकल इसके प्रभाव है निरजाता के, वो काफ़ी सारे मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो है इसके जो प्रभाव है वो नेगेटिव ही है। जैसे कि वोट माँगने के लिए धर्म का प्रयोग करना, है ना? ये अभी आपको फिलहाल में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिला कि वोट माँग रहे हैं धर्म के नाम पे, कि भाई हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हमें वोट दो, क्योंकि हम आपके समाज के हैं, है ना? काम को कोई भी प्रायोरिटी नहीं दे रहा है कि भाई काम के नाम पे वोट दो। कुछ ही पार्टियाँ हैं गिनी-चुनी जो कि ऐसा बोलती है। ज़्यादातर जो पार्टी है आपको देखने को मिलता है कि वो बस अपने समाज के लिए बात करती है, अपने समाज को जो मतलब कि वो काम भी नहीं कर रहे उनके लिए, फिर भी वो जो है उनको सोचते हैं कि ये हमारी धर्म के लोग हैं, तो ये जो है हमारे लिए सही करेंगे, है ना? तो ये एक रीज़न हो जाता है। उसके अलावा सांप्रदायिक दंगे करवाना, ये भी जो है धर्म के नाम पे होता है। ये राजनीति के अंदर आपको देखने को मिलता है इंडिया की, ठीक है? चुनावों के टाइम पे ज़्यादा होता है, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें जो होती है। और जाति धर्म के नाम पर लोगों को जो है बाँटना, ये एक चुनावी मुद्दे आपको मिलते हैं, है ना? चुनाव के टाइम पे भी ऐसा होता है। अब वो व्यक्ति, जैसे कि हिंदू ज़्यादा है इंडिया में, तो ज़्यादातर जो टारगेट है वो हिंदू रहते हैं।
अब हिंदुओं में भी तो काफ़ी सारी कास्ट हैं, है ना? लेकिन सब जो लोग हैं बेशक वो हिंदू की कैटेगरी में हैं, लेकिन आते नहीं हैं। नॉर्मल जैसे कि एससी, एसटी है, हमेशा से जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको लगता है कि वो हिंदू कैटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन जब ऐसी बातें चलती हैं हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, तो वो हिंदू बन जाते हैं। ठीक है, उनको बनाया जाता है ज़बरदस्ती हिंदू। तो ये जो है जाति धर्म के नाम पर बाँटना की कोशिश की जाती है, और जो ये नेता हैं अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, और कोई इनका मकसद नहीं होता। इनको बस चुनाव जीतना है, चाहे कैसे भी हो। ठीक है, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके। तो ये है। और आप कुछ और ऐड कर सकते हैं, कुछ और फैक्ट मैंने आप लिख सकते हैं आप, जैसे कि इस भारतीय संविधान के बारे में बता सकते हैं कि भाई इंडिया में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं देखने को मिलता है ना? पंथ निरपेक्ष हमारा संविधान है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो जाति है उसका हमेशा से विरोध किया है, जाति प्रथा इन सब का, ठीक है? समाज में जाति नहीं होनी चाहिए, इससे हमारे समाज का जो भेदभाव है वो बढ़ता है उसके अंदर। उसके अलावा मंडन आयोग, इसमें जो जाति विभाजन आपको देखने को मिला, है ना? इसके बारे में आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो टाइम नहीं है हमारे पास कि मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है? क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है, आप और भी मुझे काम करने हैं आपके लिए। उसके बाद आता है जाति का राजनीतिकरण, तो ये भी हो गया कि जो कुछ छोटे-मोटे समूह बन जाते हैं, ठीक है? पार्टी बना लेते हैं, अपने अलग दल बन जाते हैं, उनका जो है एक राजनीतिकरण हो जाता है, ठीक है? वो फिर जो क्या है, एक दबाव समूह की तरह काम करने लगते हैं। वो बनने तो आते हैं पार्टी, ठीक है? क्षेत्र की पार्टी बनने आते हैं, राज्य की पार्टी बनने आते हैं, और उसके बाद जो मकसद होता है उनका, वो होता है राष्ट्रीय पार्टी बनना, ठीक है? लेकिन क्या होता है, वो पार्टी बनने की जगह दबाव समूह बन के रह जाते हैं, ठीक है? प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं वो। उनका मकसद कुछ और होता है, लेकिन वो कुछ और हो जाते हैं, ठीक है? किसी और पार्टी को नीचे दिखाने के चक्कर में ये सब काम होता है। इंडिया में तो सब कुछ नॉर्मल है, काम करना नहीं है किसी को, बस एक-दूसरे को नीचे दिखाना कि देखो इसके राज में तो ये हुआ है, ये काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, बस ये जो है आपको देखने को मिलता है। वैसे कोई काम कर रहा हो, लेकिन काम में नकल निकालना इंडिया में आपको कॉमन देखने को मिलता है। जाति समाज की मूल संरचना है, इसीलिए राजनीति समाज में अलग नहीं है। यानी कि कहने का मतलब कि जो इंडिया है यहाँ पे, यहाँ का जो समाज है यहाँ पे, यहाँ इसकी स्ट्रक्चर में ही जाति है, तो आप इसको अलग कैसे कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ के लोग ही ऐसे हैं, हम क्या कर सकते हैं? जाति, 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 उसके अलावा जाति ही नहीं है ये कभी। वोट प्राप्त करने के लिए जाति का प्रयोग करना, इससे जातियों में चेतना पैदा होती है, यानी कि एक दूसरे के प्रति चेतना, मतलब भावना कि यार मेरे लिए तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारी जाति के लिए कुछ हुआ ही नहीं। ये भावना जो पैदा होती है, ये खतरनाक है किसी भी देश के लिए। अच्छी चीज़ क्या है, चेतना ऐसी हो कि भाई हमारे इंडिया में कुछ काम नहीं हुआ है, एजुकेशन के लिए काम नहीं हुआ है, इसके लिए काम नहीं हुआ है, बस जाति के लिए काम नहीं हुआ है, ये जो है मुद्दा रहता है। इसकी वजह से जो है गड़बड़ है, ये नेगेटिव एक पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। तो ये आपका एक आंसर रह गया, इसको आपको और एक्सप्लेन करना है, ठीक है? ये मैंने आपको फैक्ट बताए हैं कुछ, और आप ऐड कर सकते हो अपने आंसर के अंदर। इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। देखो, कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता है कभी भी, ठीक है? हमेशा उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हो आप, कुछ निकाल सकते हो, कुछ गड़बड़ी हो सकती है उसमें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। सभी के अपने-अपने अलग मत होते हैं, तो सभी का आंसर सबसे अच्छा होता है, ठीक है? आप जो भी आप लिख के आओगे, वो आपका बेस्ट आंसर होगा। उसके बाद 4th क्वेश्चन है आपका क्षेत्र स्वायत्तता के संवैधानिक प्रावधान के बारे में। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, जो भी है आप इसको पढ़ लेना, राइट? मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में भी लिखी हैं चीज़ें, ये आपको मैं पॉज़ कर रहा हूँ, आप इसको जो है रुक-रुक के पढ़ लेना। आपको सब कुछ ईज़िली समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल लैंग्वेज नहीं लिखा है, ठीक है? ये रहा। और ये बेसिकली जो हमारे कुछ क्षेत्र हैं, कुछ राज्य जैसे कि असम है, मेघालय है, ठीक है? पूर्वोत्तर जो भारत है, उसकी बात कर रहा है कि जो कुछ स्वायत्तता है हमारे इंडिया में, कुछ संविधान के द्वारा दी गई है उनको। पहले नहीं थी शायद, वो बाद में कुछ ऐड की गई हैं। तो संविधान में 20 जो अमेंडमेंट हुआ, 20वाँ अमेंडमेंट जो हुआ, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जो है 6th शेड्यूल के अंदर जो है, कुछ कास्ट को, यानी कि जो जिनको हम एसटी कहते हैं, ट्राइबल ट्राइब्स जो है कहते हैं इनको इंग्लिश में। तो इनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान है कि जहाँ पे ये लोग ज़्यादा संख्या में रहते हैं, उनके लिए कुछ अलग जो है काम होगा, और वहाँ पे पार्लियामेंट और जो विधानसभा है, उनकी जो नियम कानून है वो नहीं चलेंगे। जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नर है, वो वहाँ पे जो राज्यपाल होता है हिंदी में, वो वहाँ का मेन हेड होगा। सभी कुछ जो काम होगा वो वही करेगा। उसके परमिशन के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो ये है आपका क्षेत्र स्वायत्तता संविधान, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी फैक्ट दिए हुए हैं मैंने बता रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं।
ठीक है? और एग्ज़ाम में आप इसको लिख के आते तो ईज़िली आपके नंबर अच्छा आएँगे। और एक क्वेश्चन ये आता है आपका उल्फा करके, ठीक है? इसको हम इंग्लिश में यूनाइटेड लिबरलाइज़ेशन और फ्रंट ऑफ एशियन करके इसको फुल फॉर्म बताते हैं इसकी। ये कह रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर भारत में ये एक तरीके का आतंकवादी संगठन है, ठीक है? यानी कि जो आतंक फैलाने के लिए असम में बनाया गया था और इसको फंडिंग दी जाती थी बाहर की कंट्रियों से, ठीक है? जैसे कि चाइना है, तो चाइना हमारा दुश्मन एक तरीके से, तो वहाँ से फंडिंग आ रही थी इसकी, ठीक है? तो ये है। और स्वतंत्रता संघर्ष के द्वारा असम को एक स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए जो है एक मुद्दा जो था इसका कि भाई हमें असम को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखा है इसके बारे में, क्योंकि ये उस टाइम आया था जब आप जो है जब ये काफ़ी प्रचलन में था, अभी नहीं है तो ये नहीं आएगा। मैंने आपको बस समझाने के लिए उल्फा के बारे में बता दिया थोड़ा बहुत कि ये है क्या। उसके बाद उत्तर-पूर्वी भारत में विद्रोह के लक्षण को सूचीबद्ध कीजिए। तो लक्षण यानी कि जो विद्रोह होते हैं, जो प्रोटेस्ट किए जाते हैं, उत्तरी भारत आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने बना रखा है, ठीक है? ड्रॉ किया हुआ है, काफ़ी अच्छा-सा, ठीक है? तो ये आप देख लेना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है हमारा, यहाँ पे लिखा गया है। और उत्तर-पूर्वी भारत, यहाँ पे कुछ जो रीज़न्स हैं वो पूछ रहा है कि क्या कारणों से यहाँ पे जो है विद्रोह आपको देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे कुछ बिंदु बताए हैं कि क्या-क्या कितना होता है, मतलब मैंने आपको पहले में परसेंट बताया कि भई 6% या छिटपुट घटनाएँ होती हैं, जैसे कि बम हमले होते हैं, छापेमारी होती है। यहाँ पे कुछ छोटे-मोटे संगठन हैं जो कि ऐसा काम करते हैं, ठीक है? आतंकवादी संगठन है, जो यहाँ पे असम की साइड वगैरह में जो उत्तर-पूर्वी भारत है, यहाँ पे ऐसा काम करते हैं। और विद्रोह संगठन की उपस्थिति के बारे में बताता है यहाँ पे। राजनीतिक, सामाजिक आंदोलन यहाँ पे होते रहते हैं, ठीक है? और विद्रोह के प्रमुख कारण क्या होते हैं कि भई 100 से ज़्यादा यहाँ पे जातियाँ हैं, तो इसलिए इनके जो विभिन्न कारण हैं इनके अंदर, जो डिफ़ाइन अलग-अलग है इनके अंदर, डेफ़िनिशन अलग-अलग है इनकी, तो इसकी वजह से इनमें भेदभाव भी पैदा होता है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे लड़ाई-झगड़े होते हैं, विद्रोह इसलिए भी होते हैं। और अपनी विशिष्टताओं को ज़ाहिर करने के लिए भी जो है विद्रोह करते हैं कि भई हम अलग हैं, तो हमारे लिए कुछ अलग प्रावधान किए जाएँ, राइट? और जो बाकी के जो लोग हैं, कुछ लगता है कि भेदभाव वहाँ पे भी है, क्योंकि अलग-अलग जातियाँ हैं, तो भेदभाव तो होगा। जहाँ पे जातियाँ हैं, वहाँ पे भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। अपने प्रतिनिधित्व ठीक से ना होने पर जो है यहाँ पे विद्रोह होता है, यानी कि उनको लगता है कि हमारी कोई लीडरशिप नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो है इनको बुरा लगता है, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हितों को पूरा नहीं किया गया है, तो ये भी जो है एक रीज़न होता है। उनकी जो डिमांड्स होती हैं वो पूरी नहीं होती है, जो कि रियलिटी भी है। वहाँ के जो लोग हैं उनकी डिमांड पूरी नहीं होती, इसलिए भी वो प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं। है ना? कोई किसी को मज़ा नहीं आता है सब काम करने में। पिछले कुछ वर्षों में हिंसा में गिरावट के जो कुछ कारण हैं, ठीक है? आप ये भी लिख सकते हैं, आपको ऐड करने के लिए, क्योंकि कम पड़ सकता है आपका, तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। बस एक काम जो है, आपको सब आंसर में करना है कि यहाँ पे इनको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है? थोड़ा बहुत जो भी है, आपको जो आइडिया आए, मैं आपको भी बता तो रहा ही हूँ, आपको इनको एक्सप्लेन करना है। बाहरी सहायता की समाप्ति, सरकार के साथ शांति वार्ता, वर्षों के प्रयासों तंग आना, दृष्टिकोण में बदलाव, विद्रोह समूह के बीच सहमति। तो क्या है, पहली चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ वाला जो है ये क्या कह रहा है, जो बाहरी जो लोग थे, जो इंडिया यहाँ पे आके जो हमारे भारत का जो साइड है पूर्वी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ पे आके उनको भड़काने का काम करते थे, जो कि अब खत्म हो गया है, ठीक है? वो बाहरी जो हस्तक्षेप था वो खत्म हो गया है लगभग। सरकार के साथ जो है इनकी जो शांति वार्ता है वो भी होती रहती है। तो कुछ संगठन है जो कि गवर्नमेंट के साथ आके शांति वार्ता करते हैं, ताकि वहाँ पे एक पीस जो है मेंटेन हो सके। वार्ता के प्रयासों में तंग आना, यानी कि जो वर्षों से जो इनके बीच में जो घमासान चल रही है, बार-बार प्रोटेस्ट करते, तो वो थक गए हैं उस चीज़ से। अब वो नहीं चाहते कि ये सब टाइम वेस्ट करें हम, वो अपना काम धंधे करना चाहते हैं बस। इसीलिए भी जो है, ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पे अब जो हिंसा है वो कम हो गई है। अभी आपको एक मणिपुर की भी याद आई होगा, ठीक है? पूर्वी उत्तरी भारत का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। अब उसको लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? जैसे कि भाई फ़िलहाल में चर्चा में है। क्यों? क्योंकि पूर्वी उत्तरी भारत में वहाँ पे मणिपुर जो है, वहाँ पे बर्न हो रहा था, जल रहा था। वहाँ के एक बहुत ही खतरनाक जो केस हुआ, लड़की को निर्वस्त्र वहाँ पे घुमाने का, वो भी आप वहाँ पे जो है बयान कर सकते हो। जो कि आपका लगेगा कि आपको एक नॉलेज भी है फ़िलहाल की, है ना? काफ़ी ईज़ी रहेगा, अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारे नंबर्स में इंक्रीज़मेंट आती है। दृष्टिकोण में बदलाव, लोगों की सोच बदल गई कि आप काम धंधे पे ध्यान देते हैं, ये सब फालतू है। विद्रोही समूह के बीच असहमति, तो ये भी एक रीज़न है कि भाई दो जो वहाँ पे जो विद्रोह करने वाले जो लोग हैं, उनकी जो विचार है वो ही आपस में मिल नहीं खा रहे हैं, तो इसलिए भी है। ये जो है खत्म हो गया है वहाँ पे, काफ़ी कम हो गया है। अभी अभी फ़िलहाल में आया है बहुत ज़्यादा, है ना, मणिपुर का, लेकिन पहले से नहीं था, अभी फ़िलहाल में हो गया है।
वो भी अब थोड़ा बहुत जो है वहाँ पे शांत हो गया है मामला। पता नहीं वहाँ पे क्या चल रहा है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है उसके बारे में। बाकी ये आपको आंसर लिखना है, बाकी एक लास्ट में एक चीज़ और ऐड करनी है, निष्कर्ष, ठीक है? निष्कर्ष आपको ज़रूर लिखना है, हर आंसर में स्पेलिंग गलत हो गई है, ताकि आपका एक आंसर कंप्लीट लगे, ठीक है? मिलता हूँ अगली वीडियो में। आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।